नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर बाय सेकेंडरी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री यानी इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो अब खत्म हो चुका है, आज हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, नेट आदि में आ चुके हैं। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं, तो नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से जो क्षीणतम कारण है उसको इंगित कीजिए। जो सबसे क्षीणतम कारण है उसको इंगित कीजिए। तो हमको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पतन कैसे हुआ था, तो सबसे कम कारण है उसको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगातार प्राकृतिक बाढ़ आने की घटना होती नहीं, या फिर मृदा की लवणता में वृद्धि से उर्वरता घटती गई। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे उत्प्लावन हुआ और आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सही है। आपको थोड़ा समय दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट सही है डी, मतलब आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो जब हम ये बता रहे थे तो हमने आपसे चर्चा की थी कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो इसके बारे में बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं कि क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन होने के लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैकी के अनुसार लगातार बाढ़ इसके पतन का कारण था। ये बोल रहे हैं कि लगातार बाढ़ इसके कारण था, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। और आधुनिक मत के अनुसार विवर्तनिक विक्षोभ अर्थात भूकंप के कारण सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया, जिससे सिंधु के बहाव में रुकावट आ गई। इस कारण लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। तीसरा कारण है कि जलवायु परिवर्तन और जल उत्प्लावन के कारण उर्वरता लगातार घटती गई, जिससे सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ। लेकिन अगर देखा जाए कि आर्यों के आगमन के कारण इसका पतन हुआ, तो इसके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए इनके में से कौन सा सत्य नहीं है। मनका बनाने के लिए कौन सा सत्य नहीं है और हमको ये बताना है। इसका पहला ऑब्जेक्ट है कि हड़प्पा के मनके सोने, चांदी, सोने, तांबे, शंखों, लाज बर्दों, हाथी जातों और विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो ये हमने आपको बताया था। और पुरातत्वविदों ने इसके मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। तो हमने आपको यही बताया था कि वहां के दुकानों के अपरिष्कृत वस्तुएं हैं, उनके जमाव के आधार पर ही पहचाना। और अगर देखा जाए तो तीसरा ऑब्जेक्ट है कि चिन्हों दलों में औजार, भट्टी और तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए। तो ये भी हो सकता है। अगर हम इसका अगला देखें तो बनावली संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशा में प्राप्त हुए हैं। जो बनावली में परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशा में प्राप्त हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर है डी, मतलब बनावली में यहां पर नहीं पाए गए, बनावली में मनके नहीं पाए गए। इसके अगर हम व्याख्या देखें तो व्याख्या के लिए हड़प्पा सभ्यता में कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी जैसे तांबा तथा पत्थर, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग करके मनके बनाने के लिए प्रयोग होता था। अतः क्वेश्चन ए सही है, विकल्प ए सही है। और इन स्थानों की पहचान पुरातत्वविदों ने अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर की है, जो दुकानों के पास मिली है। तो ये भी हमारा सही है। और चिन्हों दलों के उत्खनन से यह प्रतीत होता है कि यह औद्योगिक केंद्र था, जहां मरीकाड़ी, मुहर बनाने, भार माप के बंटवारे, बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैकी ने यहां से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। अतः कथन सी सही है। तो कौन सा बच रहा है? डी। तो वो क्या है? गलत है। जो कथन डी है वो गलत है। तो आइए हम देखते हैं मनके का संबंध हड़प्पा, मनके का संबंध हड़प्पा, चिन्हों, कालीबंगा, लोथल आदि स्थल से है। बनावली में हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाड़ाग्र आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब कथन डी गलत है। अगर हम देखें कि हड़प्पा कोट दीजी उस स्थान के निकट में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। हड़प्पा स्थल कोट दीजी
उस सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थल के समीप है, इसको बताइए। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। और इसकी हम व्याख्या देखें तो हड़प्पा स्थल कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो कोट दीजी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह हमने आपको बताया था, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता अहमद खां हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन है? अहमद खां है। और दिए गए विकल्पों में से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के समीप है। अगर हम इसका देखें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांट मोंगरी जिला में है। यह हमने आपको बताया था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सड़कवाला ग्राम के समीप इस दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर है। यह भी हमने आपको बताया था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये भी हमने आपको बताया था। तो हमारा कौन सा है कि जो कोट दीजिए कहाँ के समीप स्थित है? मोहनजोदड़ो के। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो हमको इसमें क्या है, मिलान करना है कि कौन सा आंसर सही है। अगर देखा जाए तो धौलावीरा है, तो धौलावीरा के सामने क्या होगा? धौलावीरा के सामने होगा कादिर द्वीप। हमने आपको बताया था कि धौलावीरा कहाँ पर है? कादिर द्वीप के समीप है या फिर कादिर द्वीप में है। धौलावीरा कादिर द्वीप में है। और अगर देखा जाए राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में है। और एक है भिड़ाना, भिड़ाना हरियाणा के, भिराड़ कहाँ पर है? तो भिराड़ है हरियाणा के, सॉरी ये गलत हो गया। हरियाणा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है हरियाणा के हिसार जिला में, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। फिर आता है भिड़ाना, भिड़ाना कहाँ पर? ये भी हरियाणा में है। और एक है भोगवा, भोगवा, तो भोगवा इसका नाम क्या है? सौराष्ट्र। ये क्या है? सौराष्ट्र है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हड़प्पा ये उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। प्रारंभिक नगरों की तो हमें दिख रहा है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। इसके दाईं ओर बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग के संकेत मिलते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर। तो हमने आपको यही बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेकंड लेक्चर में बताया था। और अगर देखें, इसे मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह से की सबसे प्रारंभिक उपयोग के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा दिख रहा है लौह, तो लोहा तो नहीं मिला था क्योंकि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा। चौथे के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीसरे गलत हो गया। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण मिला है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर पत्थर के बहुत यूज हुआ है और कांसे का यूज हुआ है, लेकिन वहां पर लोहे के यूज बहुत कम हुआ है। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख दिन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है, अतः कथन ये सही है। इसकी लिपि क्या है? पिक्टोग्राफ है, हमने आपको बताया था। और मतलब चित्रात्मक है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को ब्लूस्टोफिंडन कहा जाता है, अतः कथन भी सही है। कांसे की नर्तकी उसकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, मतलब कांसे का यूज हुआ था, लोहे का यूज नहीं हुआ था। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको बताना है कि इन पर विचार करना है। आइए हम देखते हैं। तो इसका जो पहला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। तो हड़प्पा संस्कृति कहाँ पर परिपक्व हुई? सिंध और पंजाब में। वहां से दक्षिण तथा पूरब की ओर फैली। तो सिंध और पंजाब में तो विकसित हुई थी और पूरब की ओर फैली। पूरब की ओर जैसे महाराष्ट्र तरफ और उत्तर तरफ, तो वहाँ मतलब उत्तर प्रदेश तरफ वहां तक फैली। और वह क्षेत्र जहां फैली मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो हमने आपको ये भी बताया था कि ये क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था, 20 गुना बड़ा था। तो हमारा ये तीनों ऑब्जेक्ट सही होते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसके बाद व्याख्या देखें तो हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है।
वर्ष 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पी संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणामस्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के परिणत हुई। अगर हम यहाँ पर देखें, इसका जो अगला पॉइंट है कि पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व में हुआ था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामी रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेसोपोटामी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? अगर हम इसका ये देखें तो इसका आंसर है, बताइए आप, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो हमने आपको तीन नाम बताए थे, उनमें से किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है मेलुहा। मेसोपोटामिया के लिए मेलुहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के में विस्तार के संदर्भ में तीन स्थानों मेलुहा, दिलमन और मागान का उल्लेख मिलता है। इनमें से मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश से, तो यहाँ पर सिंधु घाटी पूछ रहा है, तो सिंधु घाटी की पहचान मेलुहा से यहाँ पर ये, और दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप से, तो हमने आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में यही बताया था। और जो मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से है, तो ये हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, जो लास्ट सेकंड लेक्चर है उसमें बताया था। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इनमें से पहचानना है कौन सा एक स्थल नहीं है। तो चन्होदरो, तो ये तो हमने आपको बताया था, कोट दीजी हुई है, देसलपुर भी है। जो दिख रहा है सौगरा, तो सौगरा का हमने अभी उल्लेख भी नहीं किया है अपनी वीडियो में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चन्होदड़ो व कोट दीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्होदड़ो कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये दोनों हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। वहीं देसलपुर वर्तमान भारत के कच्छ में स्थित हड़प्पा स्थल है। कहाँ पर है? कच्छ में। जबकि सौगरा गोरखपुर यूपी के पास स्थित है, जो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वहां से क्या है? मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये क्या सौगरा में नहीं होगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट के निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं? तो उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। तो इसका पहले ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि मंदिर तो नहीं होते थे, पहला ऑब्जेक्ट ही गलत है। तो देखो यहाँ पर हम कैसे ऑब्जेक्ट सही करते हैं। तो देखो पहला हमारा गलत है कि महल व मंदिर, तो महल तो होते थे, चलो ठीक है, मंदिर नहीं होते थे, तो यहाँ पर हमारा पहला गलत हो गया। तो हमारा ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। और बी, तो दो बी और डी इनमें से कोई हो सकता है। हम दूसरे पढ़ते हैं कि देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो यहाँ पर माता देवी की पूजा करते थे और युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल दो, क्योंकि युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग नहीं करते थे। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जहां से देवी देवताओं की बहुत सारी मणि मूर्तियां और धातु मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यद्यपि सिंधु स्थल सुरगोड्डा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन रथ का प्रमाण देमाबाद से प्राप्त मूर्ति से मिला है। जो क्या बोलते हैं, घोड़े के साक्ष्य कहां से मिले? सुरगोड्डा से, और रथ के प्रमाण कहां से मिले? देमाबाद से। फिर भी यह मान्य साक्ष्य नहीं है कि सिंधु सभ्यता में इसका युद्ध होते प्रयोग किया जाता था, मतलब युद्ध के लिए इसका प्रयोग नहीं होता था। इसी प्रकार विशाल भवनों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से मिले, किंतु मंदिर न होकर सभी भवन अन्नागार, भंडारागार आदि माने जाते हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर तथा युद्ध में घोड़े और रथों के प्रयोग प्रयोग संबंधित से शामिल नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। तो हमारा क्या है? बी सही है। अब सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण इहलोकवादी व व्यवहारिक था। वहां का जो दृष्टिकोण था वो इहलोकवादी था। वे प्रकृति के प्रतीकों माता देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु आदि की पूजा करते थे। मतलब देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। जो मतलब जो दिख रहा है, माता देवी हो गया, पुरुष देवता हो गया, लिंग योनि हो गई, या फिर वृक्ष प्रतीक,
उनका ही पूज करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। अभी तक खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। उनके धार्मिक जीवन के बारे में ज्ञात करने का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां या मोहरें हैं। अब पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, तो आपको ये सभी जानवर बता चुके हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़ा हो गया तो इसका चित्र का अभाव है, क्योंकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, युद्ध में रथ को खींचने के लिए किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है और तो वैदिक कालीन विशेषता थी। अगर हम देखें कि अगला ऑब्जेक्ट कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमको देखना है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, अतः उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, बचतशाली नहीं था। वहां पर लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व था, बचतशाली नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो उस काल में भारत में कपास के वस्त्र मिले हैं, तो कपास तो हमने आपको बताया था कि वहां कपास के भी साक्ष्य हुए हैं, तो मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, वो सी आंसर होगा हमारा। सी आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म क्या था? इहलौकिक था। तो हमने आपको पिछले ऑब्जेक्ट में बताया था, उस समय के लोग कपास से ही परिचित थे, अतः दोनों कथन सही है। सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी, परंतु धर्म का स्वरूप इहलौकिक या व्यवहारिक था। वहां पर धार्मिक तत्व तो था, लेकिन वहां क्या स्वरूप? इहलौकिक या व्यवहारिक था। पुरातन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि माता देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा होती थी। तो हमने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था। और यहाँ देखें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान में मुद्रा में बैठा है। तो हमने आपको यही बताया था, मतलब जो पढ़ाया है उसमें सही ऑब्जेक्ट आए हैं। मतलब वहां पर हमने देखा था कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकला था, जिसको हमने क्या दिया था? उर्वरता की देवी मानकर पूजा की थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कपास के, तो मतलब कपास ही मिलता था। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथनों पर विचार करना है। तो यह संस्कृति, यह नगरीय संस्कृति, यह भी है। इसकी लिपि क्या चित्रात्मक थी? ये भी सही है। इन लोगों के मापन प्रणाली का विकास किया था। हमने बताया था इसके मापन वे थे, जैसे हाथी दांत के मन के भी प्राप्त हुए हैं, 16 आने वगैरह यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ की लिपि कैसे थी? चित्रात्मक, ये नगरीय सभ्यता थी। आइए हम इसकी व्याख्या देखें। तो हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवहारिक होते थे। कैसे? ग्रिड पद्धति पर, जालनुमा। इसके सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटते थे। जैसे हमने बताया था, यहाँ पर राजपथ मिला है, बहुत चौड़ा था, 10 मीटर चौड़ा था और अनेक खंडों में विभक्त थे। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। तो मतलब ये आ जाता है कि हड़प्पा संस्कृति वालों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। इसकी लिपि चित्रलेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु के सूचक था। अगर हम देखें, इस संस्कृति में व्यापार, आदान प्रदान के तथा मापतोल के 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार था। जैसे अभी हम देखते हैं तो 16 आने बराबर 1 रुपया होता है। तो मतलब अभी भी कुछ कुछ गांव में ये प्रथा चलती है अभी भी। अगर हम देखें तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि कथन असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर क्या है? असत्य है। तो इसमें हम इसको ध्यान रखेंगे। तो इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। कपास का उत्पादन किया था, या फिर इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। लोहा जैसे मिल जाता है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा असत्य कथन हमारा बी गलत है। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में आता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे।
अतः कथन बी सही, अतः गलत है। अब सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे और बनावली में जौ का प्रोसेस मिला है। बनावली में कहाँ से? जौ का अवशेष मिला है। इसके पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों था। जो कपास है, कपास सिंधु सभ्यता के लोग ही करते थे, मतलब इनने खोज की थी। और कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन बोलते थे। जैसा कि कभी क्वेश्चन है कि यहाँ पर सिंधु सभ्यता को सिंडन क्यों बोलते थे, तो मतलब ये है कि यूनान के लोग इसे सिंडन बोलते थे और ये जो सिंधु शब्द से निकला है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। यहाँ के लोग क्या? तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। मतलब कथन ए और सी सही है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो हमने आपको बताया था कि कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर चना, सरसों, इसकी खेती वगैरह होती थी। तो मतलब ये अनुमान लगाया गया है। अगर हम देखें कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर क्या पूछा? कौन सी कथन सही है? कौन सी कथन सही है? तो इसको ध्यान रखेंगे। पशुपति इस काल के प्रमुख देवता था। पशुपति इस काल का प्रमुख देवता था। तो मतलब ये हमें लग रहा है, क्योंकि यह तो था। इस काल के लोग कांस्य निर्माण की विधि जानते थे। कांस्य निर्माण की विधि, जो कि कांस्य युग सा बताया है, तो कांस्य निर्माण की विधि तो जानते ही होंगे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। तो हमने को पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले जो क्वेश्चन हुए थे, कि यह सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। तो हमारे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम देखते हैं 3 कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, हमारे ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब इसका ये लोग कहाँ सा, तो मतलब पहला और दूसरा तो ही सही है। पहला दूसरा सही है। तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे सही करेंगे। आइए हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें कथन पर विचार करना है कि इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो हमने आपको बताया था कि जो व्यापार था हमारे पक्ष में था, धनात्मक था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया था। धातु की मोहरों का प्रयोग तो नहीं किया था, क्योंकि मनके वगैरह यूज करते थे, मिट्टी की मोहरें थी, तो इसका प्रयोग किया था। तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ए सही है और दूसरा गलत है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति के लोगों में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बने बने कोठारों से नहीं, बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारे मिट्टी की मोहरें, मतलब मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत माप तोड़ने के अस्तित्व से भी होती है। इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वे आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। वहां के लोग वस्तु विनिमय चलाते थे। मतलब वस्तु विनिमय क्या होता है कि एक वस्तु के बजाय पर दूसरी वस्तु दे दी, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। जैसे क्या है कि आप किसी सब्जी वाले के पास गए, आपने उसको 1 किलो गेहूं दे दिया और सब्जी वाले ने 1 किलो आलू दे दिया। तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय हो गया। ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय। तो अब हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको ये पता करना है। तो अगर देखें तो इस संस्कृति के लोग माता देवी की पूजा करते थे। तो पूजा तो करते थे माता देवी की। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। मतलब ये भी सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये सही नहीं है, मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमें और आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस काल के लोग अनिष्ट बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो ताबीज तो पहनते थे। अगर हम देखें अगला ऑब्जेक्ट, तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, हमको ये पता करना है। तो अगर हम इसका देखें कौन सा कथन सही है, तो इस संस्कृति का था भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर में हुआ था। इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ था। मतलब हमारा पश्चिमोत्तर भाग में तो हुआ था। हमने को आपको हड़प्पा सभ्यता की पहले वीडियो में ही बताया था कि ये क्या है, पश्चिमोत्तर भाग में इसका विकास हुआ था और वहां से दक्षिण और पूरब वहां की तरफ इसका विकास हो रहा था। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ए सही है। और अगर देखें
तो हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा है। हड़प्पा नदी, तो हड़प्पा नदी तो हमें खैर नहीं मिलती है। ये बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे। तो हड़प्पा नदी तो हमने आपको नहीं बताई थी कि हड़प्पा हड़प्पा नदी के किनारे है, तो ये तो हमने आपको नदी ही नहीं बताई थी हड़प्पा। और फिर आता है तीसरा ऑब्जेक्ट कि धौलावीरा में राखी कड़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा मिलती है। तो हमने आपको ये बताता है धौलावीरा में तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा पहला और तीसरा ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, बी, ये सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। सूची, हाँ इसको देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो रंगपुर, यहां पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं, रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, राजस्थान, हरियाणा, सिंध और गुजरात। तो हमें इसमें से जोड़ी में लाना है, जोड़ी मिलाइए। अगर हम इसके सही जोड़ी मिलाएं तो ये रंगपुर है, रंगपुर का मिलता है गुजरात से। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। तो हमने आपको बताया था कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। एक है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध प्रांत में था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था, सिंध प्रांत में। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। अगला ऑब्जेक्ट अगर देखें तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको विचार करना है कि मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां थीं। इसके जो मोहरें थी सर्वोत्तम कलाकृतियां थीं। तो ये आंसर हो सकता है। यह विधि मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। ये कैसी थी, वाणिज्यिक संस्कृति थी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि व्यापार वाणिज्य भी होता था। और अगर देखिए यह संस्कृति प्रस्तुत शिल्प में उतनी विकसित हुई थी जितनी धातु शिल्प में, जितनी विकसित हुई थी प्रस्तुत शिल्प में। तो हमारा ये आंसर नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी तो हमने आपसे चर्चा भी नहीं की है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन ए सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां इसके मोहरें थी। अब तक लगभग 2000 मोहरें यानी सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, मतलब मोहरों में लिखने के साथ साथ चित्र भी बने रहते थे। यह हमने आपको सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो में बताया था। और सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था, मतलब वहां का व्यापार वाणिज्य पर सौदाएं कैसी हैं, सौदाओं पर ज्यादा महत्व था। और अस्त्र शस्त्रों का अभाव था क्योंकि वहां के लोग लड़ाई नहीं करते थे, तो अस्त्र शस्त्र भी बहुत कम होंगे। और इस संस्कृति में शिल्पी धातु की बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। वहां के जो लोग हैं, जो धातु शिल्पी हैं, बहुत सारे अच्छी मूर्तियां बनाते थे। और कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। जो कांसे की नर्तकी उसकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ के लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे। जो प्रस्तर शिल्प है उसमें पिछड़े हुए थे। अगर हम देखें इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर योजना प्रणाली की गढ़ जाल पद्धति थी। तो ये तो थी क्योंकि यहाँ की नगर योजना प्रणाली गढ़ या जाल नुमा थी, गढ़ नुमा या जाल नुमा। तो हम आपको ये बता चुके हैं। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी, भाव चित्रात्मक। तो भाव चित्रात्मक थी और इसकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, मतलब बहुत अच्छी थी। तो हमने आपको ये तीनों ऑप्शन बताए थे, मतलब उपयुक्त सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन पर विचार करना है कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से कथन थे। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। इसके लिए ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। कांस्य युगीन थी और ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। तो क्या ये सही है, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पत्थर के बने औजारों का ज्यादातर यूज हुआ था। यह हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा ये ऑब्जेक्ट गलत है। और लोथल हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह नगर था।
तो लोथल एक बंदरगाह नगर था। तो हमारा ये सही हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में यह संस्कृति कहाँ से उगी थी? यह संस्कृति कहाँ से उगी थी? इसका लोग कहाँ से निर्माण पद्धति से ज्यादा परिचित थे? ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, परंतु इनके औजार ज्यादातर पत्थर के बने होते थे। मतलब कथन ये सही नहीं है। लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी है समुद्र के पास, इसलिए क्या होगा? ये बंदरगाह नगर था। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो हमको ये चूज करना है। आइए हम पढ़ते हैं। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। मतलब हल का प्रयोग किया करते थे। इस काल में खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। क्या ये सही है? इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। तो नहरें तो खैर नहीं मिली हैं। हमने आपको बताया था कि नहरों का तो हमने जिक्र नहीं किया है। और मोहनजोदड़ो में बने हुए सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब वहां पर मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष तो ये मिले हैं। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का यूज हुआ था। तो ये क्या? पक्की ईंटों का यूज हुआ था नगर निर्माण में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सिंचाई। तो मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट असत्य है। मतलब इनमें से हमें असत्य बताना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सही है। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट, अगला क्वेश्चन। इसके हम और व्याख्या देखें तो इस काल में नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी। मतलब कहां से? नालों को बांधों से घेरकर, जो बांध बना दिया, एक बांध बनाकर उसको नालों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहर नालों की सिंचाई का परिचालन नहीं था। अगर हम इसका और देखें तो इस काल में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हल और मिट्टी के हल भी देखे हैं। और कालीबंगा से हल के जोते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से तो आपको ये बता चुके हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का ये विशेष बात थी। मतलब पक्की ईंटों का यूज हुआ था। और जो मोहनजोदड़ो थी, मोहनजोदड़ो हो गई या मिस्र की सभ्यता हो गई, तो धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग था। और मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो कथन सत्य है। कथन क्या है? सही है। अगर हम देखें 22वां ऑब्जेक्ट, तो 22वां ऑब्जेक्ट में क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। तो हमारा ये आंसर क्या है? बड़ा था। तो ये हमारा सही हो सकता है। और सुरकोटदा की संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। जो सुरकोटदा है वो क्या? समुद्र तटीय नगर था। तो ये भी था। और इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। आइए हम इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि इनके में से कौन सा कथन सही है। तो सही में क्या होगा? इसमें सही में होगा 1, 2, 3, तीनों सही हो जाएंगे। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। इसका पूरा क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो हम आपको ये बता चुके हैं इसका क्षेत्र क्या था? 12,99,600, जो क्या है लगभग त्रिभुजाकार आकृति में था। अगर हम इसका आगे देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति परिपक्व अवस्था वाले नगरों में सोटका गंडोर और सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। जो परिपक्व अवस्था थी, तो परिपक्व अवस्था में सोटका गंडोर और सुरकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता नगर कहा गया है। 7 नगर कौन कौन से? तो हमने आपको बताया था, कुछ नाम थे। तो आइए हम देखते हैं इसका 23वां ऑब्जेक्ट। 23वें ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर देखें तो हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। जैसे वहां पर 2 नगर थे, 2 नगर के 2 भाग थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। तो क्या वर्ण व्यवस्था वहां पर दिखाई देती है। वर्ण व्यवस्था वहां पर दिखाई देती है। और अगर देखें लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता काल से शुरू हुआ था।
जो लिंग पूजा है हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट सही लगते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में आता है हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और सामान्य वर्ग में बटा था। जो समाज है शासक और सामान्य वर्ग में बता था ना, जो शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, वो पश्चिमी टीला में और नगरवासी कहाँ रहते थे? पूर्वी टीला में ये रहता था। शासक वर्ग दुर्ग में रहते थे और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, दुर्ग के बाहर था, जहां ईंट के मकानों के सामान लोग रहते थे। और इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता है, जो कालांतर में शिव के पूजा से गहन रूप से जुड़ गया। क्या है? लिंग की पूजा होती थी जो शिव की पूजा से जुड़ गई। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो हमको ये ध्यान रखना है कि असत्य कथन कौन सा है। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, चावल ही वहां पर उपजाते थे। फिर आता है हमारा अगला ऑब्जेक्ट, हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया था। अग्नि पूजा तो हमें पता चलती है, लेकिन मंदिरों का निर्माण किया था, तो हमारा ये गलत है। मंदिर जैसे मिल जाए मतलब वो गलत है। तो अगर हम दो ना भी पढ़ें तो भी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम पढ़ लेते हैं, इस काल में शिल्पकला की उन्नति थी, जिनमें से मृदवान को चिकने और चमकीले बना देते थे। तो ये सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को, ये तो आपको आंसर ही दिख गया, पढ़ लेते हैं। इस संस्कृति में किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता था? तो हमने आपको पहले बताया था मेलुहा, मगन और दिलमोन। हमने आपको 3 नाम बताए थे। तो उसमें रहता है मेलुहा। मेलुहा सिंधु नदी का, सिंधु संस्कृति का प्राचीन नाम था। तो आपको पहले क्वेश्चन में इसके डिस्कस कर चुके हैं, आपको पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हड़प्पा नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करना है क्या? कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन तीनों आस्थान देखने मिलती हैं। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्था में देखने को मिलती हैं कालीबंगा में। और हड़प्पा नगर में वैसा स्नानागार मिला है, स्नानागार हड़प्पा में नहीं मिला था, स्नानागार हड़प्पा में नहीं मिला है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए क्या होगा? सही होगा। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन आस्था देखने को मिलती है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। मतलब मोहनजोदड़ो की एक क्वालिटी थी कि वहां पर विशाल स्नानागार था। जलाशय दुर्ग के टीले में थे, अतः ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। अतः कथन जो सही नहीं है। आइए हम देख लेते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो हमको ये देखना है। तो यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी, असत्य कथन। हमको ये देखना था, हमको पहले ऑब्जेक्ट मिल गया कि ये कथन असत्य है। यह हड़प्पा संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये हमारा सही हो जाएगा। तो फिर हम बाकी ऑब्जेक्ट को पढ़ ले रहे हैं। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न था। तो हमने आपको ये बताया था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तिकां फिगरिन मिली है, फिगरिन कहलाते थे। तो मतलब हमने आपको ये भी बताया था। और इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। सोना चांदी का प्रयोग भी करते थे। तो हमारा ये कथन सही है। जो हमारा अगला ऑब्जेक्ट है, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही हुआ था हड़प्पा संस्कृति का विकास। प्रायः मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पर? नील नदी के किनारे। और मेसोपोटामिया का सभ्यता दरिया फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो ये क्या है? तीनों ऑब्जेक्ट हमारे सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आइए हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट 29वां। यहाँ पर क्या है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उत्तर संस्कृति। तो इसमें क्या है, इस संस्कृति में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई है और शैली में भारी विविधता आ गई है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, उत्तर हड़प्पा में शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई थी और शैली में भारी विविधता आ गई थी, मतलब गिरावट आ गई थी। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता में, ये चूंकि क्या ताम्र पाषाण सभ्यता के समकालीन थी, तो वहां पर तांबा और पत्थर दोनों के औजारों का यूज हुआ था। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट भी सही होगा, मतलब क्या होगा, उपयोग दोनों, एक और दो दोनों। आइए हम इसकी अगर व्याख्या देखें तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति के सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचना, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर, कांसे के औजारों का उपयोग, काले रंग के मृतबान से लेकर चित्रित लाल मृतबान तक, इसमें शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई है और शैली में विविधता आ गई है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति में मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे उपकरण बनते थे जिसकी ढलाई आसान है। मतलब क्या है कि वहाँ की ताम्र पाषाणिक थी, तांबा और पाषाण दोनों, तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था। तो मतलब हाँ, इसका आंसर ये है, दोनों। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविद ने किन विशेषताओं के आधार पर किया है। संस्कृति का प्रयोग किस विशेषताओं के आधार पर किया। अगर हम इसका ये देखें तो इसका आंसर क्या होगा। आइए हम देखते कि वस्तुओं की विशिष्ट शैली, शैली क्या है, विशिष्ट है, ये तो थी। एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध था, विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध था, ठीक है। विशेष कालखंड से संबद्ध होना, इसलिए क्या बोला, इसको संस्कृति बोला, इसलिए इसको संस्कृति बोला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1, 2 और 3। आइए हम देखते हैं इसका अगला ऑब्जेक्ट कि हड़प्पा के काल के निर्धारण में निकलने से कौन सी तिथि सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है, पुरातत्वविद सहमत है। तो हमने आपको एक तिथि बताई थी जो रेडियो कार्बन विधि द्वारा पहचानी गई थी, 1350 से 1750। अधिकांश किताबों उसके आसपास मिल जाती है। तो उसके आसपास कौन है, 1350 से 1750, ये है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। तो ये क्या है, 1350 से 1750। तो ये क्या है, इसका आंसर हो सकता है। आइए हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है बी, मतलब सही है। अगर हम इसका अगला ऑब्जेक्ट देखें तो आता है हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। चोलिस्तान का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो हम देखते हैं थार रेगिस्तान और गुजरात के क्षेत्र, थार रेगिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र। तो क्या ये सही है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, तो ये हो सकता है। ये हमने आपको पहले बताया था, हमारे वीडियो देखेंगे तो लगभग उसमें से 99% मेरे लेक्चर से ही आया है। जो पुराने क्वेश्चन है, नेट के क्वेश्चन भी इसी से आए हैं, मेरे वीडियो से नेट के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो हमारे क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी हो जाएगा, बी। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अगले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। बाकी 23 क्वेश्चन से भी हम कंटिन्यू अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अगली बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके लिए आपको पहले के सभी लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा। आज के लिए